ईरान को भी अपने लोगों को बताना पड़ेगा कि वी हैव वन, द अमेरिकन्स आर जोकर्स। ये जोकर प्रेसिडेंट है। मुज़ाकरात का माहौल बन चुका है, मुज़ाकरात की मेज सज चुकी है। अमेरिका ने ईरान का एक कमर्शियल बहरी जहाज कब्जे में भी ले लिया है। ट्रंप साहब ने वहाँ कार्ड्स गलत खेल दिए और उन्होंने कहा कि नेवल ब्लॉकेड हम एंड तक रखेंगे। ये जो शिप का मामला हुआ है ये भी एक डिटरेंट है। इस राउंड में एग्रीमेंट नहीं होगा तो इस राउंड में क्या हो सकता है आपके ख्याल में? सीज फायर एक्सटेंड हो गई है और इंशाल्लाह नेक्स्ट राउंड में फाइनल हमारी एग्रीमेंट हो जाएगी। ईरान का बयान आया है वो ये है कि हम कभी भी इस पे अपनी सॉवरेंटी नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है कि वो उसको ओपन करने पे तैयार हो जाए। इस जंग के दौरान ईरान ने रिकॉर्ड तेल बेचा है और उसका तेल मार्केट रेट पे बिका है। सैंक्शंस खत्म भी की गई हैं उनके ऊपर तेल बेचने के लिए। एग्रीमेंट के आगे और पीछे ट्रंप को प्रॉब्लम होगी। अक्टूबर में इजराइल में आम इंतखाबात हैं, नेशनल इलेक्शंस हैं। नेतन्याहू तो ट्रंप से भी नीचे हैं पॉपुलैरिटी पे। नेतन्याहू बच गया, अगला साल आ गया, दूसरे लोग आ गए जो कंटेंडर्स हैं पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार है। कि इराकची पे गद्दारी का मुकदमा चलाएं, इराकची को सैक कर दें, इराकची ने गद्दारी की है तो वो इराकची एट स्टेक नजर आया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मुज़ाकरात का माहौल बन चुका है, मुज़ाकरात की मेज सज चुकी है, लेकिन अमेरिका ने ईरान का एक कमर्शियल बहरी जहाज कब्जे में भी ले लिया है और ईरानियों के आने की का इब्हाम भी बाकी है। तो जब भी मुझे कोई इब्हाम होता है, कन्फ्यूजन होता है, मैं इमरान अली साहब के पास पहुंच जाता हूं और फिर मैं उनसे सफारतकारी की जुबान में उसको डी कोड कराने की कोशिश करता हूं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? इमरान साहब, वो मेरे तो कुछ दोस्त कह रहे हैं कि ईरानी नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, ये अमरीकी यहाँ बैठे रहेंगे सरीना में और वो नहीं आएंगे। शायद अगर ईरान ये कर सकता होता, इतना पावरफुल होता तो जरूर करता। फीलिंग उनके अंदर ऐसी है। लेकिन एक तो पाकिस्तान की मेजबानी की वजह से और एक चूंकि अब अमरीकी आ गए हैं, मेरा ख्याल है डेलीगेशन तो सर आएगा। आएगा। इराकची सर आएंगे कि कालीबॉफ भी आएंगे? कालिबॉफ भी आएंगे अगर इधर से वाइस प्रेसिडेंट आए। अगर वाइस प्रेसिडेंट ना आए तो इराकची आएंगे बस। क्योंकि अभी इब्हाम है इस बात पे कि वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ज्यादातर इम्कान है कि आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद नहीं आ रहे। ये ट्रंप ने कहा है ना जेडी वैंस नहीं जा रहे। मेरे ख्याल में अगर मुआहदा हो गया तो साइन करने ट्रंप खुद आना चाहते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट एक ही मुल्क में कैसे हो सकते हैं? सर मेरी रीडिंग ये है कि ट्रंप एकदम इसी अगले 2 दिन में इतनी एग्रीमेंट होना मुश्किल है। प्रॉब्ली इस राउंड की जो कंटिन्यूएशन होगी अगले में उसमें आएंगे, लेकिन आई एम नॉट श्योर। ये वो सारी चीजें जो दुनिया में किसी को नहीं पता, ये जब टेबल पे बैठेंगे तो पता चलेंगे। नहीं, अगर इस राउंड में एग्रीमेंट नहीं होगा तो इस राउंड में क्या हो सकता है आपके ख्याल में? इस राउंड में गुड इंटेंशंस होंगी। ये बताया जाएगा कि इन 1 2 3 पॉइंट्स पे हमारी एग्रीमेंट हो गई है। बाकी हम ये जो सैंक्शंस हैं उसके ऊपर या नेवल ब्लॉकेड और स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मोज के बाइनरी इशू के ऊपर हमारी बातचीत चल रही है। सीज फायर एक्सटेंड हो गई है और इंशाल्लाह नेक्स्ट राउंड में फाइनल हमारी एग्रीमेंट हो जाएगी। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है जो आप फरमा रहे हैं कि इसी राउंड में हो जाए। देखिए, मैं इसराइल का एक टीवी है N12, वहां का सबसे बड़ा टीवी है जिससे कल ट्रंप ने बात भी की है। अब मैं आपको जो N12 है उसकी अगर मैं आपको बताऊं कि पहले तो ट्रंप ने इसराइल के चैनल 12 को कहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ द डील इज ऑलरेडी फाइनलाइज्ड। ये वो इजरायली टीवी को कह रहे हैं। आई थिंक वी हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ कंप्लीटिंग इट। तो ये तो ट्रंप की इसराइली टीवी चैनल 12 के साथ बातचीत है। उसके बाद चैनल 12 ने अपनी एक न्यूज चलाई अपने रिपोर्टर के मुताबिक और बीपर लिया उसका कि दीज आर दी डिस्कशन पॉइंट्स जो जिन पर एग्रीमेंट हो गया है। एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम फ्रीज फॉर 15 years, वो कहते हैं ना 20 साल ना 5 साल। कन्वर्जन ऑफ द यूरेनियम इनटू फ्यूल, मतलब आप उससे बिजली बना सकते हैं, मेडिसिन बना सकते हैं, वो अब 3% वाला फ्यूल में। full inspection on all nuclear facilities, opening of the Strait of Hormuz and ending the blockade और रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शंस। अब ये इजरायली टीवी कह रहा है, आपको ये पॉसिबल लगता है कि नहीं? देखिए, जो पिछले 24 घंटे में स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मोज के ऊपर ईरान का बयान आया है वो ये है कि हम कभी भी इसको
इस पे अपनी सॉवरेंटी नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है कि वो उसको ओपन करने पे तैयार हो जाए। दूसरा, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे फील्ड मार्शल के विजिट के दौरान कि हम स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज पे इतना बड़ी कंसेशन दे रहे हैं तो नेवल ब्लॉकेट खत्म हो जाएगी। मेरा ख्याल है ट्रंप साहब ने वहाँ कार्ड्स गलत खेल दिए और उन्होंने कहा कि नेवल ब्लॉकेट हम एंड तक रखेंगे। तो और ये जो शिप का मामला हुआ है ये भी एक डिटरेंट है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो ये है कि इस एग्रीमेंट के बाद ईरान ने अपने अवाम को बताना है, उनकी मीम्स, उनका नैरेटिव इतना जबरदस्त है कि हम अमेरिका से जीता है। जो हमने टेबल पे किया है वो भी जीता है और शहादतों में भी जीता है। और ट्रंप साहब ने अपने अवाम को बताना है कि जी मैं भी जीता है। तो इन दोनों को का जो ईगो को नैरेटिव का मसला है, रियलिटी से ज्यादा पहली दफा ये दुनिया की वाहिद एग्रीमेंट है जिसमें जो नैरेटिव है उसका मसला एग्रीमेंट से ज्यादा सीरियस है। नहीं, आपका मतलब है दोनों को विनिंग ट्रॉफी चाहिए? दोनों को ट्रॉफी चाहिए, दोनों तरफ मामला बहुत सख्त हैं। ये चर्चिल का सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इंग्लैंड नहीं है जहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ट्रंप साहब अपनी लोएस्ट रैंकिंग पे हैं और मिड टर्म इलेक्शन होने हैं तो। और ईरान, ईरान में भी देर आर पावर सेंटर्स। आसिम साहब फील्ड मार्शल स्टेट फॉर 3 इसलिए रहे कि वो तमाम पावर सेंटर से बात कर सके। वो ये सोच रहे होंगे कि अगर बाद में किसी के दिल में कोई खलिश रहेगी तो मैं भी दूर कर दूं, मिलिट्री टेक्नोलॉजी वाइज इनको समझा दूं कि आपके हक में क्या बेहतर है। लाइक अ ब्रदर ही वाज ट्रीटेड। लेकिन ये उसके उनके आने के बाद प्रॉब्लम्स हो गई हैं। प्रॉब्लम्स ये है कि ईरान वेंट आउट ऑफ द वे अपने स्टैंड से, लेकिन अमेरिका ने उस पर एक डोमिनेंट नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि जी हम तो ब्लॉकेड नहीं हटाएंगे। हम फायर भी कर दिया उन्होंने ईरानियन शिप के ऊपर और उसको भी। तो दोनों साइड्स अपना अपना रेस कर रही हैं लेवल। लेकिन मैं आपको बताऊं ये इजरायली टीवी कह रहा है स्मॉल टेक्निकल डिटेल्स रह जाती हैं कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज और ब्लॉकेड क्या एक साथ खत्म होंगे? क्या उसके बाद ईरान ये गारंटी देगा कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कभी भी ब्लॉक नहीं करेंगे? हमारे ऊपर अटैक हुआ तब भी ब्लॉक नहीं करेंगे? क्या अमेरिका को नेवल ब्लॉकेट की अगली बात करेगा? तो ये प्रॉब्लम है। सैंक्शंस, सैंक्शंस का प्रॉब्लम ये है कि ईरान चाहता है कि सैंक्शंस इन अ मंथ उठा दी जाए। अमेरिका उस सैंक्शंस को कैरेट के तौर पे यूज कर रहा है फॉर 6 मंथ्स और लॉन्गर कि अगर आप ये करेंगे तो ये। तो अभी भी इन बातों में प्रॉब्लम्स है। अच्छा, नहीं वो बात ठीक है, लेकिन आप ये देखें ना कि दोनों के पास टाइम भी तो नहीं है ना। दोनों को जो कुछ करना है जल्दी करना है। जी एक हफ्ता और हो सकता है। हम्म, और ये बात सही है कि मैं अमेरिकियों को जानता हूँ। जब अमेरिका इतनी दूर से ट्रैवल करके आता है ना तो वो बार बार ट्रैवल नहीं कर सकता। हम्म। ये या तो सेकंड लास्ट राउंड होगा या लास्ट राउंड होगा। बार बार वो नहीं आएंगे पाकिस्तान। वो अगर आए हैं तो वाकई कोई चीज है जो डिसाइड हो गई है। अल्लाह करे कि उस उनको जमीनी हकायक, और जमीनी हकायक से मेरी मुराद है समुद्री हकायक, इस वक्त खराब ना कर। नहीं नहीं, आप देखिए ना, ब्लॉकेड पे एक जो अमेरिकन मौकफ है कि जब तक आप इस जंग के दौरान ईरान ने रिकॉर्ड तेल बेचा है और उसका तेल मार्केट रेट पे बिका है, सैंक्शंस खत्म भी की गई हैं उनके ऊपर तेल बेचने के लिए। वो कहते हैं जब तक इनको तो जंग रास आ गई कि इनका तेल बिक रहा था, इनके लिए आबनाए हुर्मस खुला था, ये बेची जा रहे थे चीन को। जब तक इनका तेल बिकना बंद नहीं होगा, इन्हें समझ नहीं आएगी कि आबनाए दुनिया का बंद है तो आपका भी बंद होगा। आपका खुला रहे और दुनिया का बंद रहे, ये तो कोई स्ट्रेटेजी नहीं चला सकता ना। आप समझें कि वो उन्होंने आबनाए हुर्मस बंद रखा लेकिन अपने लिए खुला रखा। तो ये तो ठीक है कि वो अपनाए और मत दुनिया के लिए खुलेगा तो उनका भी ब्लॉकेट खत्म हो जाएगा। जी देखिए, ये फिर भी बताना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ ये मॉरल इक्विवेलेंस जो है ना ये एग्जिस्ट नहीं करती इन टॉक्स के अंदर। ये पावर स्ट्रक्चर की टॉक्स हैं, पावर पावर बेसिस पे। एनपीटी ईरान ने साइन की, न्यूक्लियर वेपन्स इसराइल के पास हैं। ईरान का अकॉर्ड हो चुका था, आप उसमें से निकल गए। ईरान ने किसी पे अटैक नहीं किया, आपने ईरान पे अटैक कर दिया। हम्म, ये तो इक्विवेलेंस यहाँ कोई नहीं है। हम्म। यहाँ सिर्फ ये है कि जिस पावर की वजह से एक स्टेट को, एक मुल्क को आपने उसके लोगों को और इंस्टीट्यूशंस को डेसिमेट कर दिया जिसने आपके ऊपर कोई एग्रेशन किया ही नहीं। तो
न्यूक्लियर लेवल पे जिस तरह बिल्कुल अनइक्वल दुनिया है, इस तरह ये बाकी चीजों में भी अनइक्वल है। ईरान उस वक्त स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को खोलेगा जब उसके तमाम बाकी मुतालबात पूरे हो जाएंगे। उसको भी पता है कि ये मेरे पास लास्ट स्ट्रॉ है। नहीं, पर वो कभी भी दोबारा बंद कर सकता है। अगर उसकी कोई मुआहिदा वायलेट होता है तो वो अपना ही हुर्मत दोबारा बंद कर सकता है। ये कोई ऐसी चीज थोड़ी है, ये बार बार बंद हो सकता है, जो 1 घंटे के नोटिस पे बंद हो सकता है। यही तो अमेरिका कोशिश करेगा कि उनको किसी ऐसी रिजीम में रखे जिसमें वो बार बार अपना हुर्मस बंद ना कर सके। नहीं, उसके लिए तो मुस्तकिल अमन, नो पीस, नो वॉर एग्रीमेंट, सैंक्शंस हटाएं, उनको मेन स्ट्रीम में लाएं, तो वो क्यों बंद करेंगे? उन्होंने पीछे पीछे भी तो कभी बंद नहीं किया ना। उन्होंने कभी इससे पहले बंद किए? कभी उन पे पहले अटैक हुआ है? कभी नहीं नहीं, हुआ। 8 साल डायरेक्ट फ्रंटल अटैक। 8 साल इराक जंग रही है, उन्होंने कभी आपनाए हुर्मस तो बंद नहीं किया उस जंग में भी। वो वो फर्क जंग थी जी, वो एक इक्वल के साथ जंग थी। यहाँ तो एक वर्ल्ड की सुपर पावर थी। आपकी बात ठीक है, अल्लाह करे आपकी बात सही निकले। मेरा दिल अगर होप की बात की जाए, होप दुनिया में कोई चीज नहीं नहीं नहीं, होती है हमें इंटरनेशनल। होप हमें होप या डिसअपॉइंटमेंट की बात नहीं करनी, फैक्ट की बात करनी। फैक्ट क्या है? फैक्ट यही है कि इस वक्त इस बात पे झगड़ा चल रहा है। झगड़ा चल रहा है, और ये झगड़ा मेज पर तय होगा या ये झगड़ा ईरान बाइकआउट करके तय कर सकता ये मेज पे तय हो सकता है। बॉयकॉट हुआ तो मामला बहुत खराब हो जाए, बहुत खराब। है? ईरान को इस बॉयकॉट पर। हुआ, बॉयकॉट हुआ तो एक तो पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं, हम्म, पाकिस्तान के साथ एक रिलेशनशिप है, पाकिस्तान लेट डाउन फील करेगा। नंबर एक, इसमें हम्म, कोई डाउट नहीं है अगर ईरान ना आया। हम्म, नंबर दो ये है कि जो अग्रेसिव साइड है, जो अमेरिका के अंदर लॉबी है, जो ईरान को एक ही दफा खत्म करना चाहती है, उसके हाथ मजबूत हो जाएंगे कि देखो ये तो बातचीत के लिए है। एक एक लिखा जाएगा, एक ट्रूथ सोशल पे आएगा, आई सेंट माई टीम देयर, the Iranians did not come. Now goodbye, Mr. Good President. The bombing starts. फिर तो उसको जस्टिफिकेशन मिल जाएगी ना, जो वो चाहता है। इसलिए अल्लाह करे कि जिस तरह की र्यूमर्स हैं हर जगह, कि तकरीबन जिस तरह इसराइल टीवी भी कह रहा है कि 80-90% चीजें सॉल्व हो गई हैं, अल्लाह करे वो सही हो। और बाकी पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स जो हैं डिसआर्मामेंट के, और पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स हैं मल्टीलैटरल, वो आए हुए हैं, वो मौजूद हैं इस्लामाबाद में। वो इन ईरान दोनों ईरान साइड्स को है। ईरान के एक्सपर्ट्स भी कहते हैं आए हुए हैं। जी, ईरान के एक्सपर्ट्स भी आए हुए हैं। मतलब उनका डेलीगेशन नहीं आया, एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, और यूएस के जी एक्सपर्ट्स भी आए जी हुए हैं। जी, यूएस के भी आए हुए हैं, ईरान के भी आए हुए हैं। मुलाकात अभी नहीं हुई, लेकिन ईरान के भी जो जो फ्रंट डेलीगेशन है, या जो बात करने वाले हैं, लेकिन उनके पास अथॉरिटी नहीं है, लेकिन एक्सपर्टीज है। नहीं तो टेक्निकल डेलीगे जो मुज़ाकरात हैं वो तो शुरू हो सकते हैं कि ठीक है, मेन डेलीगेशन बाद में आ जाए, टेक्निकल एक्सपर्ट्स आपस में पहले नोट्स एक्सचेंज कर लें। मुजम्मल भाई, वो पाकिस्तान करवा रहे हैं ऑलरेडी दोनों के। वो अच्छा, पिछले एक हफ्ते से सारा दिन यही हो रहा है तो कि दोनों के टेक्निकल। हाँ। तो हाँ एक जी। हफ्ते से ईरानियन टेक्निकल एक्सपर्ट्स यहाँ पे हैं, एक नहीं, हफ्ते यहाँ से। पे नहीं है। नहीं, अच्छा, यहाँ पे नहीं है, इनडायरेक्टली हो रहा है। इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली हो रहा है नेगोशिएशन। अब तो ऑनलाइन है। जो डायरेक्ट टॉक्स थी वो तो लीडरशिप के साथ जनरल नासिर मुनीर ने की जाके, लेकिन इनडायरेक्ट हो रहा है। अच्छा, नहीं आपको लगता है कि पाकिस्तान ने बगैर ईरानियन एश्योरेंस के अमेरिकन को बुला लिया है? देखिए, कई दफा हालात इस तरह के होते हैं, एक 1 2 3 4 चल रही होती है। अब एक मामला चल रहा था, बुला लिया, हम्म, फ्रंट टीम्स आ गई, सब कुछ हो गया। सडनली सी पे 2 इंसिडेंट्स हो गए। हम्म, सडनली आईजीआरसी अंदर से ये कहे कि जी ये तो बड़ी गलत बात है कि हम जा भी रहे हैं, हम बात भी कर रहे हैं, और हम ब्लॉकेट भी फेस कर रहे हैं। तो हमें दे वो दोनों साइड्स, ये याद रखिए, ये जंग अब ऐसी हो गई है, दोनों साइड्स के आपस के डिफरेंसेस तो हैं, वो पाकिस्तान ने तकरीबन करीब ले आए, हम्म, लेकिन दोनों डोमेस्टिक ऑडियंसेस अपनों को वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। बड़ी अनएक्साइटिंग बात है कि अपने अवाम को कैसे कन्विंस करना, ये इस वक्त चल रहा है। तो अपन आपके ख्याल में दोनों मुल्कों की आवाम जंग चाहती है?
नहीं, दोनों मुल्कों की आवाम जीत जाती है। ट्रंप से पूछा जाएगा पोस्टेरिटी तक, तुम जंग में क्या लेने गए थे, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए हैं क्या, वो न्यूक्लियर जो फ्यूल था ईरान का वो कहीं गया है? ये ट्रंप से पूछा जाएगा। तुमने तो उल्टा इकोनॉमी को दुनिया की खराब करा दिया। और ईरान से ये पूछा जाएगा कि पूरी कौम ने इतनी शहादतें दी, कहीं आप टेबल पे वो लूज तो नहीं कर रहे जो हमने नीचे जीता है। ईरान में भी फीलिंग ये है कि हम जीत गए हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस जंग की। ईरान पूरा समझता है कि हम जीत गए। चूंकि रजीम चेंज नहीं हो सकी, चूंकि उनके यहाँ मतलब उनकी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी बरकरार रही, बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं आ सके, आपनाए हुर्मस का कंट्रोल रहा, तो ये विनिंग पॉइंट्स हैं उनके। एक और इस सब के साथ ये विनिंग पॉइंट है कि उन्होंने अमेरिका और इसराइल का जॉइंटली अकेले मुकाबला कर लिया, हम्म। जो दुनिया में एक अनइमेजिनेबल चीज है। वो अमेरिका जो किसी को भी तबाह कर सकता है, ईरान ने अपनी हमीयत गैरत के साथ किया। इसलिए बहुत प्रेशर है निगोशिएटिंग डेलीगेशन के ऊपर। और शायद इसलिए ये शिप की और बाकी बातें इसलिए चल रही हैं ताकि दोनों साइडें अपनी, मैं कोई और वर्ड नहीं यूज करना चाहता, मर्दानगी बता सकेंगे है। अपने मसल्स भी हम दिखा सके। हम है ये इस वक्त बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा। आमतौर पे लोग कहते हैं ये नैरेटिव तो जी चलता रहता है, चलो जी ईरान जीत। नो, इस एग्रीमेंट के आगे और पीछे दोनों ममालिक ने कि अपनी रिजीम्स की स्टेबिलिटी और मुल्क, अमेरिका तो बहुत इस्टेब्लिश्ड मुल्क है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रंप को प्रॉब्लम होगी। लेकिन ईरान में तो होल सोसाइटी ने बॉम्बिंग सही है। उन्होंने अपनी कल हॉस्पिटल की 2-3 वीडियोस निकली हैं। देखें, शर्मनाक बात है कि हॉस्पिटल में बच्चों को इनक्यूबेटर से निकाल के माएं भाग रही हैं। उन्होंने बहुत सफर किया है और उसके बावजूद वो खड़े रहे हैं। आपने वो तस्वीर देखी होगी, पता नहीं, मुझे तो 50,000 से लाख लोग लग रहे थे उनके स्क्वायर में कल, जो कफन बांध के खड़े हुए थे और ईरान के नारे लगा रहे थे, ऊपर से बॉम्ब तैयार खड़े हैं। तो वो कौम एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में है। ईरान को भी अपने लोगों को बताना पड़ेगा कि वी हैव वन, द अमेरिकन आर जोकर्स, ये जोकर प्रेसिडेंट है, हम जीते हैं। और साथ साथ ईरान की लीडरशिप को अब टोटल सैंक्शंस रिलीफ चाहिए, टोटल सैंक्शंस रिलीफ। अगर अमेरिका कुछ दे सकता है तो वो टोटल सैंक्शंस रिलीफ है, ताकि वो रीबिल्ड कर सकें अपने आप को। और ये जो लोग 10-10 साल की रीबिल्डिंग का कह रहे हैं, ईरान बहुत जल्दी रीबिल्ड हो जाएगा। ईरान विल टेक एन ईयर। कुछ चीजें पीछे रहेंगी, वो आहिस्ता आहिस्ता होंगी, लेकिन जो रिजीम की स्टेट फास्टनेस है वो हो जाएगी जल्दी रिपेयर। इसलिए मैं बार बार, सारी दुनिया में आपका प्रोग्राम में ये बात देखी गई है, मैं बार बार कहता हूं कि इसके इमीडिएट आफ्टर मैथ में इस एग्रीमेंट के अमेरिका को कॉन्फिडेंस में लेके पाकिस्तान और ईरान को सिर्फ ईरान के डिफेंस का एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा, वरना जैसे ही ईरान खड़ा होगा इजराइल विल अटैक। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखें, एक लोग कह रहे हैं कि अक्टूबर में इसराइल में इंतखाबात हैं, नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म है, अक्टूबर में इसराइल में आम इंतखाबात हैं, नेशनल इलेक्शंस हैं। जी और नेतन्याहू तो ट्रम्प से भी नीचे हैं पॉपुलैरिटी पे। करप्शन, बिल्कुल $300 की करप्शन स्कैंडल भी है, और एंटी वॉर जो वहां पे लोग हैं वो पॉपुलर हैं इस वक्त। लोग बंकर से तंग आ गए हैं, लोग जंगों से तंग आ गए हैं। इसराइल में नेतन्याहू के हारने के इम्कानात ज्यादा हैं अक्टूबर में। उसको भी तो एक बिल्कुल जीत सर, चाहिए, उसको भी तो एक जीत चाहिए। उसको भी तो जीत चाहिए जी। और चलें, अगला साल आ गया, नेतन्याहू बच गया, अगला साल आ गया, नहीं, दूसरे नहीं। लोग आ गए। उन, उनके तो उनके तो सर, जो कंटेंडर्स हैं, वो वो सुन्नी क्वाड्रेंगल से पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार है। वो टर्की और पाकिस्तान को अगला हरीफ देखते हैं। तो ईरान को तो वो भी नहीं छोड़ेंगे। एंटी वॉर भी आ गए तो वो ईरान ईरान उनको खटकता है। ईरानियों को भी शायद ये बात बहुत बुरी लगे कि इस वक्त ईरान को जिंदगी में शायद पहली दफा पाकिस्तान की बहुत जरूरत है, हर लिहाज से। अपनी अना को नीचे करके, मुझे पता है कि वो पाकिस्तान को के सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पे और बाकी चीजों पे हंसते भी हैं कई दफा, दोस्त है मेरे ईरानी बहुत। लेकिन इस वक्त
اور پاکستان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم ایران کے ساتھ انوالو ہو گئے تو ہمیں کھوکھلا کر دیا جائے گا. یاد رکھیں پاکستان کو کھوکھلا کرنے کے لیے انڈیا اور اسرائیل کی الائنس بہت ہے, وہ آپ کو فائٹ کرنا پڑے گا. ایران کی وجہ سے آپ کو آئل کی, باقی چیزوں کی اور ویسٹرن اسٹریٹجک اسٹیبلٹی ملے گی اور ایران کو آپ بچا سکیں گے. اس لیے میں بار بار یہ ایک بروکن ریکارڈ کی طرح کہہ رہا ہوں کہ ایران کے ساتھ ڈیفینسو نیچر کا, کسی کے خلاف نہیں, ایران کی انٹیگریٹی پروٹیکٹ کرنے کے لیے پاکستان اور ایران کی الائنس ہونی چاہیے. سعودی عربیہ سے کم لیول کا ایک ڈیفینس ایگریمنٹ, تاکہ سعودی عربیہ پرائمری ہو لیکن سیکنڈری ڈیفینس ایگریمنٹ ایران. اور آپ نے لاسٹ پروگرام میں بہت اچھا کہا تھا کہ چلیں ٹرکی اور پاکستان کر لیں. دونوں کو ڈر یہ ہوگا کہ ہم امریکہ کی رانگ سائڈ پہ نہ آ جائیں, اسرائیل کی رانگ سائڈ پہ نہ آ جائیں. بھائی آپ نے اگر ایران گر گیا تو پھر تو آپ کی اگلی باری ہی ہے. وہ کہتے ہیں نا, میں اپنے گھر کو پروٹیکٹ کر کے بیٹھا رہا کہ ڈکیت میرے گھر پہ نہیں آئیں گے, جب سارے گھر بجھ گئے تو ڈکیت میرے گھر آ گئے. یہ فارورڈ ڈیفenس پاکستان کی نیڈ آف دا آر ہے اس وقت. اچھا, لیکن اس کے لیے تو یہ پیس ٹاکس کامیاب ہونی بہت ضروری ہیں, ایک سینکشن لفٹ ہونی ہے پیس ٹاک, اور اس کے لیے ایرانینز کو اس وقت کمپرومائز کرنا بہت ضروری ہے. جو بہت ضروری ہے. نظریہ اس وقت ایرانینز کو ون سٹیپ پیچھے ہٹ کے ایک پیس ایگریمنٹ اٹھا لینا چاہیے, اس کے بعد وہ آگے کی اپنی پلاننگ کر سکتے ہیں. لیکن اگر پیس ایگریمنٹ ہی نہیں ہوتا تو آگے کچھ نہیں ہو سکتا, پھر تو بمباری ہے. دیکھیے بار بار ہم ایک چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں, جواد ظریف کا فارن افیئرس کا آرٹیکل, وہ یہ کہتا ہے کہ اس وقت ان حالات میں نیوکلیئر پہ سرنگو کر کے باقی چیزیں لے لو. آپ والی بات, اس انسان نے ایران کو 20 سال 30 سال کے لیے سرو کیا ہے, ساری زندگی ایران کو دے دی. ہی از سیئنگ ابھی نیچا سر کرو اور لے لو سارا کچھ باقی, اور اس کے بعد اگلا جو آپ نے بالکل صحیح کہا, ایران اس وقت IGRC اور پاسداران انقلاب انڈیو ایگو اور انڈیو نیشنلزم نہ دکھائیں, اس بلا کو ہٹائیں. سر کتنے % چانسز ہیں ناکامی کے؟ ناکامی کے چانسز 30% ہے. 70% کامیابی کے چانسز ہیں. جی بالکل بالکل. بہت کچھ انویسٹ ہو گیا ہے. پہلی دفعہ زندگی میں جو پاکستان کو ڈیوائیڈڈ اسٹیٹ کا ششی ترور تانا دیتا تھا, میں اس کو پاکستان کی اسٹیٹ یونائٹیڈ ہے کہتا تھا نا, who to talk to? Well, here is it. The Prime Minister has the full backing of the Army Chief and the Foreign Minister. The پاکستانی اسٹیٹ نے یونٹی کے ساتھ سب کچھ اس میں انویسٹ کر دیا, اپنی انرجی, اپنا ٹائم, اپنی ایکسپرٹیز, اپنے ڈپلومیٹس, اپنے ڈرافٹرز, اب سارا کچھ. اس لیے مجھے اس کے کامیاب ہونے کا لگتا ہے. میں نے کبھی پاکستان کی اسٹیٹ کو یکسوئی کے ساتھ یہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. کل پرائم منسٹر کی پزشکیان سے 45 منٹس بات ہوئی ہے, وہ یقیناً ان کو آنے کے لیے قائل کر رہے ہوں گے. یو تھنک کہ جب دو ہیڈز آف دی اسٹیٹ 45 منٹس بات کریں تو بات طے ہو جاتی ہے؟ جی, اس کے دو زاویے ہیں. 45 منٹس کا یہ مطلب ہے کہ ڈفرینسز بھی بہت تھے, آرگیومنٹ بھی بہت ہوئی ہے. 45 منٹ ہیڈز آف اسٹیٹ کے لیے آسان نہیں ہوتا, لیکن میرا خیال ہے آ جائیں گے. اور نیچرلی جو چیف آف آرمی اسٹاف کی جو بات ہوئی ہے وہ منظر عام پہ نہیں آئی. میرا خیال ہے وہ بھی فون پہ ہی ہوں گے رات کو. وہ IGRC سے فون پہ ہوں گے. وہ IGRC سے کیا ہوں گے, وہ سب کے ساتھ ہوں گے. پریزیڈنٹ کو بھی کیا ہوگا انہوں نے فون. ان کی ایک علیحدہ نہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی کوئی پیغام بھجوایا ہوگا, لیکن ایرانین پوری لیڈرشپ سے انہوں نے بات کی ہوگی, اراغچی سے بات کی ہوگی, ریولیوشنری گارڈ سے بات کی ہوگی, اور یہی سمجھایا ہوگا جو آپ سمجھا رہے ہیں. مجھے معلوم تو نہیں ہے, ایکسیس نہیں ہے, لیکن میں تاریخ کے طالب علم کے طور پہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کو کہہ رہے ہوں گے اس وقت بیجا یہ نیشنلزم مت دکھاؤ, اس وقت ایران کو اسٹرکچر کو بچاؤ, اور اللہ کرے کہ ایران میں اتنی فار سائٹڈنیس ہو کہ وہ پاکستان کا ہاتھ ٹوٹلی پکڑ لے.
اس کے بعد پر ہم نے اس یہ دیکھا ایگریمنٹ نا کے بعد. کہ اسٹریٹ آف ہرمس والا ڈبیکل ہو گیا عراقچی کے بعد، ٹرمپ نے ریسیپروکیٹ نہیں کیا، تو ایران میں ایسے بیانات بھی میں نے دیکھے کہ عراقچی پہ غداری کا مقدمہ چلائیں، عراقچی کو سیک کر دیں، عراقچی نے غداری کی ہے تو وہ عراقچی ایٹ سٹیک نظر آیا. تو وہاں ایسے ہارڈ لائنرز بھی تو موجود ہیں نا جو اس وقت اپنے فارن منسٹر کو پڑ گئے ہیں. چلو اگر ایک ڈبیکل ہوا آپ نے دوبارہ بند کر لی، لیکن مجھے لگا کہ عراقچی ایٹ سٹیک آ گیا. دیکھیں عراقچی کے خلاف ضرور ہوگا، لیکن عراقچی بھی ویل انٹرینچڈ ہے. لیکن بات صحیح ہے کہ دو موقعوں پہ ہمیں ڈویژنز ایرانی اسٹیٹ کے نظر آئے. ایک دفعہ پہلے جب پریزیڈنٹ نے معافی مانگی تھی جی سی سی کنٹری سے، شام کو نیچے سے قالین نکال دیا گیا. اور اب اسٹیٹس آف ہرمز پہ سارا ایران ایکسپیکٹ کر رہا تھا ایک بلاکیٹ ختم ہوگی. غلط ایکسپیکٹیشن تھی. آپ شاید صحیح فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اینڈ تک اس کو رکھنا ہے، لیکن عوامی طور پہ ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ وہ کھول دی جائے گی نہیں، میرے خیال میں نیول بلاکٹ بلاکیٹ. بلاکٹ تو دیکھیں جیسے آبنائے ہرمس ایک وائلڈ کارڈ ہے ایران کے ہاتھ میں، بمباری سے زیادہ بلاکٹ ایک وائلڈ کارڈ ہے. بمباری نہ بھی کی جائے، بلاکٹ قائم رکھا جائے تو ایران بلیڈ کر جائے گا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں، بالکل صحیح فرما رہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کہیں ٹاکس ناکام ہو گئی ہیں اور ایک بم بھی نہ چلایا جائے اور بلاکٹ کو قائم رکھا جائے تو ایران کے لیے یہ زیادہ خطرناک بات ہے. ہیں. بہت خطرناک، بہت خطرناک. ساری ٹریڈ، سارا امپورٹس، حالانکہ کم امپورٹ کرتے ہیں، بہت انورٹ گرو کر گئے ہیں، لیکن بہت زیادہ، بہت پریشانی ہے. دوائیوں کی مصیبت پڑ جائے گی. تو اس لیے میرے خیال میں یہ تو بہت دیر سے امریکہ کو سمجھ آئی کہ بم سے وہ نقصان نہیں ہو رہا جو بلاکٹ سے نقصان ہوگا. تو اگر آپ بنائے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید پہلے دن ہی ایک بھی بم نہ چلایا جاتا اور صرف بلاکٹ کیا جاتا تو زیادہ مسائل حل ہو جاتے امریکہ کے. پرفیکٹ پرفیکٹ. یہ لیکن مسئلہ یہی ہے نا مزمل بھائی کہ کئی دفعہ عقل بعد میں آتی ہے، انسان اور اسٹیٹس غلطیاں کرتی ہیں. تو اس لیے اب ایران کو یہ سمجھنا ہوگا کہ امریکیوں کو اب بم برسانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں بلاکیڈ کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ کیسے بالکل وڈرا صحیح کر فرمایا. دیکھیں نا، وہ بلاکیڈ تو اگر 6 مہینے، آپ یہ بتائیں 3 مہینے بلاکیڈ جاری رہتا ہے اور ایک بھی بم نہیں گرایا جاتا تو کیا ہوگا؟ جی ایران کو اکنامکلی بہت نقصان ہوگا، بہت نقصان. لینڈ روٹ سے بہت کچھ کرنے کی کوشش کریں گے، ریڈ سی سے بھی کریں گے، لیکن مصیبت، بہت بڑی مصیبت. ٹھیک ہے نا، اور چائنا کے لیے بھی مصیبت ہوگی. چائنا کے لیے بھی ہوگی، بالکل تو بالکل. پھر چائنا تو ڈائریکٹلی مصیبت. ڈائریکٹلی تو پھر امریکہ کو تو اپنی باتیں منوانے کے لیے بلاکیڈ تو مطلب جب تک سائن نہ ہو جائے قائم رکھنا پڑے گا، نظر یہ آتا ہے. دیکھیے ایک تو بات یہ ہے، لیکن ادھر یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ ہم ہرمز کھول رہے ہیں، ہرمز سے کیوں نہیں ایکسچینج کیا بلاکیٹ کو؟ میں اس غصے کی بات کر رہا ہوں، باقی آپ کی بات 100% ٹھیک. نہیں، پر ہرمز کھول جائے اور بلاکیڈ ختم ہو جائے اور تو امریکہ کو فتح حاصل تو نہ ہوئی. what Trump has to sell. وہ تو ٹرمپ ول ایونچولی ہیو ٹو سیل دس. جب جب فائنل ایگریمنٹ ہوگی تو تو پھر تب تو فائنل بلاکیٹ اگر کھولیں. اگر بلاکیڈ ختم ہو جائے اور ہرمز کھل جائے اور ایران فائنل ایگریمنٹ نہ بھی کرے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کو پتہ ہے اب نہیں کرنی بمباری پڑے نہیں گی. ہو، اس کو پتہ ہے اب بلاکیٹ بھی بمباری. دوبارہ، بلاکیٹ بھی مزمل بھائی دوبارہ آن ہو سکتی ہے. آپ نے 3 کیریئرز کو ہی بھیجنا ہے، وہ دوبارہ ہو سکتی وہ دوبارہ ہو سکتا. تو پھر بھی عمران صاحب آپ کا یہ خیال ہے کہ دیر آر 70% چانسز کہ پیس کوئی نہ کوئی ایکارڈ ہو جائے گا؟ ہے. اور یہ 70% مجھے پاکستان کی ریاست کی ایفرٹس کی وجہ سے لگ رہا ہے. اگر یہ ان دونوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا تو اللہ ہی رحم کرے. اور آپ کو 100% لگ رہا ہے کہ ایرانی آ جائیں گے؟ ہاں جی ہاں جی. اٹ ول بی ٹو بگ اے اسٹیپ، ٹو بگ اے اسٹیپ اسٹارٹنگ اے وار اگین اگر ایرانی نہ. تو ایرانی آئیں گے، بات چیت کامیاب ہو یا نہ ہو وہ آئیں گے ضرور، ٹیبل پہ بیٹھیں گے جی ضرور، جی بات بالکل کریں گے، بالکل. بات چیت سے انکار نہیں کر سکتے. جی بالکل. تو ٹیبل پر بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے اور پھر کوئی راستہ بنے گا تو اس کے چانسز 70%. جی بالکل. اور اس میں بھی میں بار بار ایک بات کر رہا ہوں، کامیابی اس میں بھی تب ہوگی جب پاکستان کے رائٹرز، ڈرافٹرز، ڈپلومیٹس، فوجی ساتھ بیٹھیں گے تو. نہیں تو وہ تو ساتھ بیٹھیں گے ہی. آپ کو لگتا ہے وہ نہیں بیٹھیں گے؟ وہ کمرے سے اٹھ کے چلے جائیں گے دونوں کو بند کر اتنے کے؟ زیادہ نہیں ہو، اتنے زیادہ نہیں ہوتے نا سر. وہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ صرف چیف اور باقی لوگ ہوتے ہیں،
تو پاکستان کا ایک اپنا علیحدہ بڑا ٹیبل ہوگا، پہلے بھی تھا اب بھی ہے، اور وہی پاکستان کی پش سے کامیابی کی طرف جائے گا یہ پروسیس. ٹھیک. تھینک یو ویری مچ عمران صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا. اٹ واز پلیئر ٹاکنگ ٹو مائی یو. آنر سر، تھینک مائی یو. آنر.